स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6 to 12 6 से 12 तक की किताबें। हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की किताबें मैंने अभी शुरू की हैं और हिस्ट्री के 2-3 क्लास आ भी चुके हैं और इसी के पैरेलल मैंने कहा था आपकी भूगोल की क्लासेस भी चलती रहेंगी। तो आज से हम भूगोल भी शुरू कर रहे हैं और भूगोल की क्लास 6 की बुक हम उठा रहे हैं और उसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हिस्ट्री की भी क्लासेस चलती रहेंगी और जियोग्राफी की भी क्लासेस बीच बीच में आती रहेंगी। क्लास 6 चैप्टर पहला। तो पहला कौन सा चैप्टर है? सौर मंडल में पृथ्वी। ओके, हमारे चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये क्लास 6 की जो बुक है ये पूरी की पूरी बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जहाँ समझाना होगा, जहाँ चित्र लगाना होगा वहाँ अलग से मैं चित्र भी लगा दूंगा ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ। जहाँ पर ज़रूरत होगी मैप की वहाँ पर मैं मैप लगा दूंगा या कोई चित्र लगा दूंगा और इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो पहले यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा सा एक छोटा सा सौरमंडल दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें सूर्य है, पृथ्वी, बुध सभी ग्रह हैं, यानी कि जो 8 के 8 ग्रह होते हैं वो भी हैं, चंद्रमा भी है जो कि उपग्रह है और बीच में सूर्य दिया हुआ है। तो एक आपको समझने के लिए दे दिया है शुरुआत में कि हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में। ओके, तो वो हमारा क्या है? सौर मंडल ही है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है सौर मंडल, पहला चैप्टर है और इसको हम देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जहाँ समझाना होगा वहाँ आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहला आपको पैरा पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ये वाला, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना ही नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से आप कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं आपको, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो जैसे जब इवनिंग होती है, यानी कि सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य छिप जाता है और धीरे धीरे इवनिंग होने का टाइम आता है, तो आप आकाश में देखिए, आसमान में ऊपर की तरफ देखिए। पहले 1-2 चीज़ चमकती हुई दिखाई देगी, फिर उसके बाद 2-3-4 ऐसे ऐसे करके पूरा आसमान जो है वो चमकती हुई चीज़ों से एकदम भर जाएगा। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कोई वहाँ पर गया है और हीरे हीरे मोती वहाँ पर जड़ दिया है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सौर मंडल भी दिया हुआ है आपको समझने के लिए, कि आप यहाँ पर समझ जाइए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सौर मंडल में कौन कौन है? सूर्य है सबसे जो मुखिया है, सबसे पहली चीज़ सूर्य ही है वहाँ पर। और तो हमारा पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सभी को ये चैप्टर पढ़ना बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर देखिए, तो आप एक छोटा सा यहाँ पर सौरमंडल भी दिया हुआ है चित्र। ये आपको समझने के लिए दिया है कि आखिर इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सौरमंडल में पृथ्वी, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। जहाँ समझाना होगा वहाँ मैं आपको रुक करके समझाऊँगा। हालांकि इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपको समझ में ना आए। बहुत सरल लैंग्वेज में लिखी हुई क्लास 6 की किताब है, तो आप समझ सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट
अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ओके, तो रात में आप देखिए जब शाम होता है, यानी कि जब सूरज छिप जाता है और शाम होने को चलती है या फिर रात होता है, तो पहले एक दो चीज़ें चमकती हुई दिखाई देंगी आकाश में। फिर उसके बाद दो, चार, पाँच, छः ऐसे करके 100, 50, फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो आसमान है वो चमकदार बिंदुओं से एकदम भर जाता है, चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। तो वास्तव में वो कौन सी चीज़ें हैं? तारे हैं भाई, आप सभी लोग जानते हैं। चमकदार वस्तुएं कौन है? तारे हैं। और कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा चमकता है तो वो चंद्रमा है। यानी कि चंद्रमा, तारे, इन्हीं सारी चीज़ों से पूरा का पूरा आसमान चमकता है रात में। ओके, तो यही आपसे कह रहा है कि आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो रात में चमकती हैं। और कुछ चीज़ें, कोई कोई तारा होता है कि बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा टिमटिमाता है, कोई कोई कम टिमटिमाता है, आपने देखा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। तो फिर आगे देखिए, ये देखिए, ये हम लोग को पढ़ना है इतना। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तो मतलब कुछ चमकीली वस्तुएं होती हैं, उनके साथ आप चंद्रमा भी देखते हैं, यानी तारों के साथ चंद्रमा भी आपको दिखाई देता है। या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई देता है। कभी आप देखते हैं चंद्रमा किसी और स्थान पर है, कभी किसी और, कभी किसी और, ऐसे बदलता रहता है अपना स्थान। और आपने देखा होगा कभी चंद्रमा आधा दिखाई देता है, कभी पूरा, कभी थोड़ा ज़्यादा, ऐसे मतलब उसका आकार भी बदलता रहता है। वो सब अभी आगे बताएगा कि क्या है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। अगर आपको पूरा चंद्रमा देखना है थाली की तरह, कभी कभी होता है ना महीने में एक बार कि चंद्रमा पूरा एकदम थाली की तरह गोल दिखाई देता है, तो महीने में आप एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्णिमा चंद्रमा यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यानी कि चंद्रमा आपको थाली जैसा कब दिखाई देगा? पूर्णिमा के दिन। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। फिर 15 दिन बाद क्या होता है? अमावस्या आ जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ओके, यानी अमावस्या के दिन आप चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं देख सकते और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा, एकदम थाली की तरह। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि अमावस्या के दिन जब चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे, तो आसमान अगर साफ है, मतलब मौसम ख़राब नहीं है, मतलब जैसे बारिश का मौसम नहीं है, अगर आसमान साफ़ है तो उस टाइम आप चंद्रमा को बहुत अच्छे सॉरी उस समय आप तारों को बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें चंद्रमा का प्रकाश रहता नहीं अमावस्या के दिन। तो एकदम आपको स्पष्ट आकाश दिखाई देगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, एकदम तारे एकदम जगमगाएंगे। ओके, सिर्फ तारे ही आपको नज़र आएंगे वहाँ पर। चंद्रमा उस दिन रहेगा नहीं अमावस्या के दिन, तो पूरा एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो वही कह रहा है कि ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर आपसे कुछ कह रहा है, देखिए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? कभी सोचिए कि आखिर हम दिन में क्यों नहीं देख पाते तारों को या फिर चंद्रमा को, रात में ही क्यों देख लेते हैं? क्या वजह है कि हम दिन में नहीं देख पाते हैं? सब सोचिए। अभी इसमें कुछ बताया भी गया है। ऐसा इसलिए, देखिए बता भी दिया उसने, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्यों? समझिए यहाँ पर। क्योंकि सूर्य हमारे पृथ्वी के निकट सबसे बड़ा तारा है। अगर हम कहें हमारी पृथ्वी के निकट सबसे बड़ा तारा, या हम कहें कि हमारी पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, तो सूर्य है। ओके, सूर्य भी एक क्या है? तारा। तो चूंकि सूर्य का प्रकाश दिन में बहुत ज़्यादा तेज रहता है, इसलिए इसकी लाइट के आगे चंद्रमा और तारों की लाइट बहुत फीकी पड़ जाती है, इसलिए वो हमें नहीं दिखाई पड़ती। जैसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए कोई कोई मान लीजिए 1 मिनट, कोई बड़ा लाइट है और कोई छोटा लाइट है। ये छोटा लाइट, ये क्या है? तारे हैं, ये छोटे छोटे। तो अब जब बड़ा लाइट का फोकस आएगा, ऐसे मान लीजिए इधर फोकस आ रहा है बड़े लाइट का, ये, और इनसे भी छोटी छोटी ऐसे फोकस आ रही हैं। दूर से आप देखेंगे तो आपको कौन सी लाइट नज़र आएगी? आपको बड़े वाली लाइट नज़र आएगी, यानी
ये वाली, ओके। सूर्य की लाइट आपको नज़र आएगी और इसके लाइट में ये सारी चीज़ें छिप जाएंगी, ओके। ये जो छोटे छोटे तारे हैं या जो और आकाशीय पिंड हैं, इनकी लाइट छिप जाएगी, ओके। तो आपको यही यही नज़र आएगा सूर्य वाला। तो दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है और जब प्रकाश उसका आता है तो वास्तव में दिन में भी तारे और जो आकाशीय पिंड होते हैं ये होते ऐसा नहीं गायब हो जाते हैं, बट उनका जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश की तुलना में उतना तेज नहीं होता, इसलिए उनकी लाइट हम लोग को नहीं दिखाई देती है। और चूंकि सूर्य हमारे सबसे पास में है इसलिए इसकी लाइट हमको दिखाई देती है और हमें ऐसा लगता है कि तारे छिप गए हैं, गायब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वही कह रहा कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं, ओके। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, सूर्य चंद्रमा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है, इसको समझिए। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको बता दिया खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, ओके। तो इसको ध्यान में रखना है। खगोलीय पिंड क्या है, यानी खगोल मतलब जो अंतरिक्ष है और पिंड का मतलब कोई वस्तु, यानी कि चंद्रमा, सूर्य, तारे, ओके। तो वही कह रहा है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ओके। देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई पूछे तारा किसे कहते हैं, कोई पूछ ले आपसे तारा किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होगी, तो आपको बस ऐसे बता देना है कि वे आकाशीय पिंड, या आप इस तरह कहिए, गैसों से बने वे आकाशीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और वे बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा आप बता दीजिए, ऐसे सरल शब्दों में उनको समझा दीजिए आराम से कि वे आकाशीय पिंड या वे गैसों से बने खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ओके। तो उनको हम तारा कहते हैं। जैसे सूर्य के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है, किसी से मांगने नहीं जाता है, तो वो क्या है, सूर्य एक तारा है, ओके। बस यही आपको समझना है। अब देखिए, ये देखिए, एक यहाँ पर लड़की है और ये कुछ देख रही है। क्या देख रही है, ध्रुव तारा को देख रही है। आप यहाँ पर देखिए, ये कौन सा तारा है, ध्रुव तारा, ओके। 1 मिनट, इसको मैं इधर लेकर चलता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, ओके। ये पहले इतना पढ़ना है, समझना है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ओके। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो रात में आप तारों को देखते हैं छोटे छोटे दिखाई देते हैं बिंदु की तरह, वो वास्तव में सूर्य से भी बड़े हैं, ओके। कई तारे तो ऐसे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं। तो फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि आखिर वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं, सूर्य तो बहुत बड़ा है, दिखाई देता है प्लेट की तरह, थाली की तरह, और वो तो एकदम बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो तारे हैं वो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर स्थित हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी के बहुत नज़दीक है इसलिए बड़ा दिखाई देता है, और जो तारे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो तारे हैं ना, कई तारे ऐसे हैं जो सूर्य से बहुत बड़े हैं, तो वो दूर स्थित होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं और उनका प्रकाश उसमें हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए, जब आप किसी पहाड़ पर कभी चढ़े होंगे, वैष्णो देवी या कहीं और गए होंगे, या किसी 8-10 मंजिल वाली बिल्डिंग पर जब आप चढ़िए तो वहाँ से आप देखेंगे कि ना, जो लोग हैं नीचे, वो छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। या नीचे से आप कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऊपर, उसको देखिए, या हवाई जहाज़, तो बहुत छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दूरी के कारण
वो दूर है इसलिए छोटा दिखाई देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती। कुछ तारे हैं जो बहुत दूर स्थित है, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं, और जो सूर्य तारा है ये हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है, और इसके प्रकाश और ऊष्मा का हम अनुभव कर भी सकते हैं। ओके, तो यही चीज़ आपको समझाई है यहाँ पर। फिर देखिए, इसको मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ एक एक लाइन। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये लाइन, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ओके, तो अर्सा मेजर क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बड़े बड़े एग्जाम में कि अर्सा मेजर वास्तव में क्या है। तो अर्सा मेजर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है, और उसको हम बिग बियर भी कहते हैं। ओके, तो इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। कुछ नक्षत्र मंडलों के नाम यहाँ पर दिया, देखिए सप्तऋषि। ये सप्तऋषि, सप्त यानी सात, और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। तो देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। समझने वाली है बात यह है कि तारा मंडल और नक्षत्र मंडल दोनों में क्या अंतर है। देखिए, तारों के समूहों को, मान लीजिए 6-7 तारे हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, समूह, तो उसको हम बोलते हैं तारा मंडल। लेकिन विभिन्न तारा मंडलों के समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ओके, विभिन्न तारा मंडलों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ उतना स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जान लीजिए कि तारों के समूह को तारा मंडल और तारा मंडलों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक फिर से हम लोग को पढ़ना है। ओके, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। ओके, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ओके, यहाँ आपको चित्र 1.1 में देखिए, यानी कि 1.1 में चित्र में देखिए, आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आसमान में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये लड़की किस तारे को देख रही है, ध्रुव तारे को। ये देखिए, सप्तऋषि यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, ये हमारा है सप्तऋषि। ओके, यहाँ देखिए 7 तारे हैं, 7 तारे हैं, और ये लगभग प्रश्न चिन्ह जैसा नहीं होता, जैसे कोई क्वेश्चन मार्क होता है इंग्लिश में या प्रश्न चिन्ह होता है, उसी तरीके की एक डिज़ाइन बनी हुई है। ओके, उसी तरीके की ये डिज़ाइन है, आप देखिए ऐसे करके है, तो ये प्रश्न चिन्ह जैसी डिज़ाइन है, इसको बोलते हैं सप्तऋषि, यानी कि एक तारामंडल है। ओके, और इसी में एक स्थित है ध्रुव तारा, और ध्रुव तारा से हम उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हमें उत्तर दिशा मालूम होगा कि किधर है, पहले के समय में तो दिक्सूचक यंत्र या कोई ऐसा यंत्र नहीं था जिससे हम दिशा का ज्ञान करें, तो पहले कैसे लोग पता लगाते थे, एक दिशा अगर वो जान जाते थे तो बाकी दिशा तो आप पता कर ही लेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर दिशा जान गए तो आप ये तुरंत जान जाएंगे कि पीछे दक्षिण होगा, ऐसे जान जाते थे। तो उत्तर दिशा उनको ध्रुव तारे की मदद से ज्ञात हो जाता था कि जिधर ध्रुव तारा निकले उधर उत्तर दिशा होगा, और बाकी दिशा वो खुद जान जाते थे। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर अच्छी चीज़, अभी तक आपने समझा कि तारे क्या होते हैं, तो मैंने बताया कि वे खगोलीय पिंड, गैसों से बने वे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, और
क्या कह सकते हैं, वो गैसों से बने होते हैं और गर्म होते हैं, तो उनको हम लोग तारा कह देते हैं। अब यहाँ पर कहा गया ग्रह किसे कहते हैं। ओके, ग्रह की परिभाषा बताई गई है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनमें अपनी प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ओके, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ओके, तो यहाँ देखिए अब क्या बताया गया है। कह रहा है कि ग्रह किसे कहते हैं, तो वे खगोलीय पिंड या वे आकाशीय पिंड जिनमें अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, बल्कि वो दूसरों से यानी कि तारों से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उसको ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और ये अपनी ऊष्मा और प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से, क्योंकि इसके पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं है, सूर्य से ही प्राप्त करती है, इसलिए इसको पृथ्वी को हमने ग्रह कहा है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। फिलहाल 8 ग्रह हैं, लेकिन अभी तो खोज हो रही, बहुत सारे सौरमंडल ऐसे मिल सकते हैं हमारे सौरमंडल की तरह। अब कह रहा है कि अगर आप चंद्रमा, जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं और यहाँ से देख रहे हैं तो चंद्रमा हमको रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे जब हम चंद्रमा पर जाएंगे तो हमें पृथ्वी चंद्रमा की तरह दिखाई देगा, चमकता हुआ। ओके, फिर यहाँ एक पॉइंट और दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। जो रोचक तथ्य होते हैं ना, इनको ज़्यादा आप पढ़िए, यही से क्वेश्चन बन जाते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, देखिए कौन कौन से ग्रह, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो कौन कौन से ग्रह, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं। ओके, तो कोई कोई ग्रह जिसके छल्ले स्पष्ट नहीं दिखाई देते और कोई कोई है जिसका आपको दिख जाता है। जैसे शनि का आपको दिख जाएगा स्पष्ट। ओके, बृहस्पति का थोड़ा सा आपको हो सकता है ना दिखे, फिर भी मैं अगर कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं, कोई चित्र हमें मिलता है, चित्र में बनाता हूं तो उसको आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ओके, तो ये रोचक तथ्य है, पढ़िए इसको। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, 4 ग्रह दे देगा और बोलेगा कि इनमें इनमें में से किसके पास छल्ला नहीं है, तो 3 में रहेगा, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों छल्ले हैं। एक कोई दे देगा, वही आपको चूज़ करना है कि जैसे मान लीजिए उसने दे दिया वरुण दे दिया, अब वरुण के चारों ओर छल्ले नहीं है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये चित्र दिया हुआ है, ये सौरमंडल हमारा बना हुआ है, तो इसको मैं पूरा का पूरा आपको तो नहीं दिखा सकता ये वाला सेम, लेकिन मैं दूसरा आपको दिखा सकता हूँ। ओके, और ये क्षुद्र ग्रह पट्टी देखिए आप, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे में समझाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी भी दी हुई है, ये कि मतलब सूर्य, पृथ्वी, ये सब इनके बीच क्या संबंध है, इनका घनत्व क्या है, और ये सूर्य से कितनी दूरी पर है सारे ग्रह, ये सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इसको आप लोग पढ़िएगा, एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी या कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए। ओके, और ये क्षुद्र पट्टी भी दी हुई है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा जब पढ़ाऊंगा। ये देखिए क्षुद्र पट्टी है। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। क्या आप जानते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। ये आप थोड़ा सा बता रहा है कि वास्तव में सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य शब्द की। तो कहा जा रहा है कि पौराणिक कहानियों में, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, सौर शब्द का क्या अर्थ है, सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा गया। ओके, सोलर सिस्टम। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए, तो आप लिखिए। अब यहाँ देखिए हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग को मेन पढ़ना है। यहाँ पर बताया गया है सौर मंडल क्या है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो पृथ्वी ग्रह है, सूर्य तारा है और चंद्रमा
उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब हमारी पृथ्वी के साथ रहता है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी हैं, यानी अपने उपग्रह भी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सौर यानी सूर्य है। ओके, तो सौर मंडल क्या है? तो इसमें बताया गया सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और उसका मुखिया कौन है सौर मंडल का? सूर्य, यानी कि दादा, परदादा, पिता, कुछ भी कह लीजिए, जो घर का मुखिया होता है ना, कुछ सदस्य होते हैं। तो सौर मंडल एक घर है और इस घर का मुखिया कौन है? सूर्य, और जितने भी ग्रह हैं इसके बाल बच्चे हैं, ये समझ लीजिए आप। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ और इसके आगे हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी मज़ा आएगा। हालांकि दूसरा जो वीडियो है वो जस्ट इसके बाद ही आएगा, देर नहीं लगेगा। बट मैं एक वीडियो बहुत लंबा नहीं बना सकता, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है, एडिट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम लोगों ने सौर मंडल पढ़ लिया है और सूर्य से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम लोग पहले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो सौर मंडल तक हम लोगों ने पढ़ा है, सूर्य से हम लोग को पढ़ना है, यानी कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से अगले वीडियो में हम लोग को पढ़ना है। ओके, सूर्य से। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो को देखिए और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।